जब भी इतिहास के पन्नों को खंगाला जाता है तो एक या दो ऐसे इंसिडेंट्स जरूर मिलते हैं जो कि पूरे इतिहास को बदल देते हैं। ये ऐसे इंसिडेंट्स रहते हैं जो कि इतिहास में होने वाले जो भी कार्य हों या फिर जो भी एक्शंस हों वो पूरी तरह 360 डिग्री चेंज हो जाते हैं। इसी तरह भारत के भी इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको 1764 और 1757 में हुए दो घटनाएं या फिर यूं कहें 1756 में हुई एक घटना जो कि 1757 और 1764 के दो युद्ध को अंजाम देती है, वो घटना पूरे इतिहास को बदल देती है। और शायद वहीं से द कॉलोनियल रूल या फिर ब्रिटिश रूल जो 200 साल तक भारत में शासन करता है उसकी शुरुआत होती है। जी हां, मैं ब्लैक होल ट्रेजेडी की बात कर रहा हूं, मैं बैटल ऑफ पलासी की बात कर रहा हूं, मैं बैटल ऑफ बक्सर की बात कर रहा हूं। ये तीन इंसिडेंट्स जो कि भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल देती है। क्या था बैटल ऑफ पलासी? कैसे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध होता है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीतते हैं और वही रॉबर्ट क्लाइव को बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर ऑफ बंगाल बनाती है। क्या था ब्लैक होल ट्रेजेडी? जहां पे फोर्ट विलियम को कैप्चर करने के बाद 146 बंधकों को बंधक बना करके 123 से ज्यादा बंधक मृत पाए जाते हैं। क्या था बैटल ऑफ बक्सर? जबकि अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर के राजा रहते हैं वो मिलते हैं बक्सर में और फिर लड़ाई होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से जिसको लीड करते हैं हेक्टर मुनरो। और क्या था इलाहाबाद का ट्रिटी, उसको विस्तार से हम इस छोटे से वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं कुछ इंसिडेंट्स को बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे कोर्स में इनरोल नहीं किया है तो आप जितनी जल्दी हो सके नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। बात करते हैं बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर और ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता के बारे में। अगर हम इतिहास के पन्ने को खंगाले तो मुझे लेकर के चलना पड़ेगा आपको 1600 में, 1600 एडी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर दिया जाता है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा और कहा जाता है कि आप जाइए और ईस्ट की तरफ व्यापार कीजिए, मोनोपोली दी जाती है। और 1608 में अराइव होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली तीन जगहों को, अगर बॉम्बे, मैड्रास और बंगाल, तीन जगह अपनी प्रेसिडेंसी बनाती है और यहां से अपने पूरे ट्रेड को वो कंट्रोल करती है। अगर आप तीनों जगहों को देखिए तो तीनों जगह जो हैं वो ओशियन के बहुत नजदीक हैं, जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा या फिर यूं कहें बहुत सही, फायदेमंद होता है। और आपको मैं बताऊं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मुगल एम्परर अभी तक, जब 1608 में वो आते हैं जहांगीर के शासन में, तो मुगल एम्परर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग इंपायर है। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है वैसे ही ये मुगल एम्परर या फिर जो इंपायर है, जो साम्राज्य है, वो डिक्लाइन की तरफ जाता है। जैसे ही मुगल साम्राज्य डिक्लाइन की तरफ जाता है और उसकी शक्तियां कम होने लगती हैं, जितने प्रांत रहते हैं वो अपने आप को आजाद घोषित करते हैं। और ठीक उसी तरह बंगाल भी अपने आप को आजाद घोषित करता है। जब बंगाल अपने आप को आजाद घोषित करता है तो वहां के नवाब मुर्शीद कुली खान वहां की सत्ता को संभालते हैं, बंगाल की सत्ता को संभालते हैं। और अंततः 1756 में, 1756 में मुर्शीद कुली खान से उनके बेटे सिराजुद्दौला वो सत्ता अपने पास लेते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला जब नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं तो ये जो अपनी नई नीति है वो फ्रेंच की तरफ रुख लेते हैं। मतलब इनकी जो नई पॉलिसीज रहती है वो प्रो फ्रेंच पॉलिसीज रहती है, प्रो ब्रिटेन पॉलिसी नहीं रहती है। और इससे ब्रिटेन के लोगों को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही थी। जो व्यापार करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिक्कत हो रही थी, नवाब जो बंगाल के उस वक्त के रहते हैं सिराजुद्दौला, उतना ज्यादा दिक्कत मुर्शीद कुली खान के समय नहीं रहती है। और यही फिर इंसिडेंट हम देखते हैं आगे भयानक रुख लेता है, क्योंकि इन दो इंसिडेंट के बीच में एक बड़ा इंसिडेंट होता है जैसे ही ये नवाब बनते हैं बंगाल के। और इंसिडेंट है 1756 में हुए ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या था? बेसिकली 1756 का ही समय है जब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट रहता है उसको कैप्चर करते हैं और वहां पे 146 अंग्रेजों को बंधक बनाते हैं। बंधक बनाने के बाद इन सभी अंग्रेजों को वो एक बंद छोटे से कोठरी में
कमरे में कर देते हैं और सुबह होते होते 146 में से कहा जाता है कि 123 लोग मृत पाए गए और जो जिंदा बचे उनमें से एक व्यक्ति जाता है और गवर्नर ऑफ बंगाल जो रहते हैं उनको पूरी कहानी बताता है कि कैसे दर्दनाक तरीके से 123 लोगों की मौत हुई है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि ये हमारे ईगो के लिए बहुत बड़ा इंसिडेंट है। कहते हैं ईगो हर्ट जो हुआ वो शायद इसी इंसिडेंट से हुआ। और इस इंसिडेंट के बाद बुलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बंगाल की तरफ। रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और मिलिट्री को लीड करते हैं और 23 जून 1957 को होता है हमारा बैटल ऑफ पलासी। ये आप देख रहे हैं, ये रॉबर्ट क्लाइव है, ये हेक्टर मुनरो है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है। और बैटल ऑफ पलासी जो है वो 23 जून 1757 को होता है, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला यहां पे हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो ट्रेजरर रहते हैं, उनके जो सेनापति रहते हैं, ठीक है, मीर जाफर, वही उनको धोखा दे देते हैं और जिसके कारण सिराजुद्दौला हार जाते हैं। जब सिराजुद्दौला हारते हैं तो उसका कारण रहता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि सिराजुद्दौला जब हटेंगे नवाब से तो हम लोग मीर जाफर को बना देंगे, इसलिए मीर जाफर इनको धोखा देते हैं। और 1757 से लेकर के 1760 तक मीर जाफर सत्ता में रहते हैं, लेकिन कहते हैं सत्ता का रंग ही अलग है। मीर जाफर जब नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं तो उनको लगता है कि हम तो बंगाल सबसे बड़े प्रोविंस के प्रांत के नवाब हैं और यहां से फिर चालू करते हैं वो अपना रूल, अपना शासन, और ईस्ट इंडिया कंपनी के थोड़ा खिलाफ भी जाने लगते हैं। और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इनको तख्ता पलट कराती है और इन्हीं के जो दामाद रहते हैं सन इन लॉ, उनको हटाती है और 1760 से मीर कासिम को बंगाल ऑफ नवाब नियुक्त किया जाता है। मीर कासिम जब बंगाल ऑफ नवाब नियुक्त करते हैं 1960 में, तो ये भी मीर जाफर से भी अलग होकर के, या फिर यूं कहें एक बहुत ही कैपेबल रूलर रहते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। और इसी कारणवश क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे भी नाराज रहती है। ये कहते हैं कि मैं एक रूलर हूं, मैं अपनी जनता के लिए अपने हिसाब से रूल करूंगा। और जब ये अपने हिसाब से रूल करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं खटकता है कि ये आज नवाब हैं तो बस मेरी वजह से हैं। और फिर 1764 में एक छोटी मोटी लड़ाई होती है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से मीर कासिम पूरी तरह से हार जाते हैं। और यहां पे इस कहानी को थोड़ा सा हम लोग एक पॉज देते हैं और लेकर के चलता हूं मैं आपको भारत का। अभी भी भारत में शाह आलम मुगल का एम्पायर का राज है। शाह आलम इंडिया के जो है एम्पायर, जो है मुगल एम्पायर, उसके अभी भी हेड है। वही अवध के जो महाराज रहते हैं या फिर नवाब रहते हैं शुजा-उद-दौला, वो बेसिकली अफगान के साथ जो ट्राइबल्स रहते हैं अफगान के, उनके साथ मिलकर के मराठाओं को 1764 में हराते हैं। याद रखिएगा 1764 में जहां मीर कासिम हार गए ईस्ट इंडिया कंपनी से, वहीं पे मराठाओं को अफगानिस्तान के ट्राइबल से मिलकर के अवध के जो नवाब रहते हैं वो मराठाओं को हराते हैं और उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। फिर मुलाकात होती है शाह आलम टू का, अवध के नवाब का और नवाब ऑफ बंगाल के। जब इन तीनों लोगों की मुलाकात होती है और बात होती है कि अबे हमें ईस्ट इंडिया कंपनी से जो बंगाल है उसको हमें कैप्चर करना होगा। और फाइनली 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर होता है। जब बैटल ऑफ बक्सर होता है उस बैटल में 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम, ठीक है। ये तीनों लोग लड़ते हैं वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी और इस बार लीड कर रहे होते हैं हेक्टर मुनरो 1764 में। और जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अवध, पूरा इंडिया यूं कहें क्योंकि शाह आलम भी हार गए रहते हैं, और बंगाल एक बड़ा प्रोविंस आ गया रहता है। तो ब्रिटेन से बड़ी टेरिटरी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहती है। और इस जीत की जो शांति है या फिर यूं कहें ये जो वॉर एंड होता है वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से 1765 में होता है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर बना दिए गए रहते हैं बंगाल का, क्योंकि वो जो पलासी का युद्ध जीतते हैं उसके बाद उन पर बहुत ट्रस्ट दिखाया जाता है और बंगाल के नवाब बनते हैं, बंगाल के गवर्नर बनते हैं। जो बंगाल प्रोविंस है उनका प्रेसिडेंसी है वहां के। तो बेसिकली वहां से रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच में हस्ताक्षर होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में सबसे बड़ी चीज लेकर के आती है ट्रीटी, क्या कि जो निजामत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है
वो बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन, बक्सर अवध की एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली किसके पास रहेगी? वहां के नवाब के पास रहेगी। लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन है, दीवानी राइट्स है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएगी। मतलब कि जितना पैसा है वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कलेक्शन होगा। और रूल कौन करेगा? नवाब। नवाब एक नॉमिनल हेड बन करके रह जाएगा और रियल हेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी। और फिर आता है बंगाल का सबसे बड़ा फैमाइन, जहां पे लगभग 70% बंगाल की आबादी मर जाती है, डेथ हो जाती है। और फिर लोन के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दरखास्त करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये सारी चीजों को देखते हुए ब्रिटेन की पार्लियामेंट 1773 में लेकर के आती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1773। और यहां से डेवलपमेंट होता है भारत के संविधान का, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पे नया वीडियो आप लोगों को मिलेगा इस सीरीज में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, ये कहानी आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। इसी तरह मैं नई नई कहानियां जो कि इतिहास के पन्नों में आपके एग्जामिनेशन सिलेबस से जुड़ी हुई है वो लेते आऊंगा और आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी। तो आप चाहें तो इससे नोट्स बना सकते हैं। और आपका अगला किस इंसिडेंट पे मन कर रहा है वीडियो देखने का, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उस पे भी जिस सब्जेक्ट का या फिर जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा मैं उस पे जरूर ये वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच।